हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बाल विकास एवं मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो ने अपनी सुप्रसिद्ध रचना द रिपब्लिक में कहा है कि बाल्यावस्था में दिए जाने वाले प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के भविष्य की व्यावसायिक दक्षताओं यानी वोकेशनल एप्टीट्यूड पर और समायोजित होती है। यथार्थवादी दार्शनिक कमेनियस ने भी इस पे महत्वपूर्ण प्रयास किए और इन प्रयासों के दौरान इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। कमेनियस का विचार था कि बच्चों का विकास निश्चित तथा क्रमबद्ध ढंग से होता है। उसने मानव विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में उल्लेख किया, जिसमें से शैशवावस्था, इंग्लिश में से इन्फेंसी, बाल्यावस्था चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था बेबीहुड और युवावस्था यूथ। इन 4 प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए क्रमबद्ध ढंग से मानव प्रौढ़ावस्था में कदम रखता है। 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के प्रारंभिक चरण में सामाजिक एवं राजनीतिक एवं वैज्ञानिक शोधों के परिणामस्वरूप यह बात सामने उभर कर आई कि बच्चों की विकास को कैसे समझा जाए, और बच्चों के विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक लोग तरह तरह के प्रयोग करने लगे। और इन प्रयोगों के आधार पर 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। उसने वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि मैं शिक्षा का मनोविज्ञानीकरण करना चाहता हूँ, और इस प्रस्तुतिकरण को लेकर रूसो ने कटु आलोचना की और आलोचना में अपना मत व्यक्त किया और कहा कि बालक जन्म से स्वतंत्र होता है, भला एवं स्वतंत्र होता है। वयस्क समाज उसे परतंत्र, स्वार्थी और अनैतिक बना देता है। और इस कटु आलोचना के बाद रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा की संकल्पना प्रस्तुत की, और इसमें प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री रूसो ने बच्चों को प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र रूप से विकास होने की सलाह दी। रूसो का कहना था कि बच्चों को प्रकृति के प्रति छोड़ देना चाहिए, प्रकृति ही उन्हें सब कुछ सिखाएगी। बाल विकास के संदर्भ में पेस्टोलॉजी को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि पेस्टोलॉजी ने 18वीं सदी में वैज्ञानिक विवरण जो प्रस्तुत किया, वह विवरण बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। इसमें पेस्टोलॉजी ने अपने ही 3.5 साल के बालक पर अध्ययन करके इसको प्रस्तुत किया। प्रस्तुतिकरण करते हुए पेस्टोलॉजी ने कहा कि शैक्षिक समस्याओं को हल खोजना, बच्चों का विकास एवं क्षमताओं को विकसित करना, इन सब के पीछे जो क्रियाएं होती हैं वह सरल से कठिन की ओर होती हैं। रूसो ने निषेधात्मक सिद्धांत देते हुए कि बालक प्रकृति के ऊपर ही स्वतंत्र रूप से निर्भर है, और उन्होंने एक कथन कहा, बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है। इस विचार से पाश्चात्य देश के बहुत सारे विद्वान प्रभावित हुए, और अंततः पेस्टोलॉजी ने भी इनके निषेधात्मक शिक्षा की संकल्पना को समर्थन दिया और उनके सिद्धांतों को सकारात्मक तथा मूर्त रूप प्रदान किया। उसने इस बात का भी समर्थन किया कि शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने के लिए बच्चों को विकसित हो रही क्षमताओं पर तीव्र दृष्टि रखनी चाहिए। धीरे धीरे बाल विकास के बारे में अध्ययन होता रहा, लेकिन 19वीं सदी में बाल विकास संबंधी अध्ययन के प्रति मनोवैज्ञानिकों और जीवशास्त्रियों ने भी विशेष रूप से रुचि ली, जिनमें डार्विन, विल्हेम वुंट, विलियम जोन्स इत्यादि ने भी बाल विकास के अध्ययन को जानने एवं उन्नति प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिए।
19वीं सदी में डार्विन ने 1877 में बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किया और उसके साथियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मानव का उद्भव पशुओं से हुआ है और इस मान्यता का आधार थ्योरी ऑफ रिकैप्चुएशन था, यानी इसी से आधारित था। थ्योरी ऑफ रिकैप्चुएशन क्या है? थ्योरी इस सिद्धांत के अनुसार बालक शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक पशु जीवन को विभिन्न प्रकार के अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जैसे बालक सर्वप्रथम रेंगना यानी क्राउलिंग करता है, इसके बाद अगले स्टेप में वह हाथ पैर पर चलना यानी क्रीपिंग करता है। क्रीपिंग के बाद बालक दौड़ने लगता है यानी रनिंग करने लगता है और इस तरह से अंततः मानव का विकास होता है। स्तनधारियों की गति का पुनरावर्तन ही डार्विन का थ्योरी ऑफ रिकैप्चुएशन है। उपयुक्त प्रयासों के आधार पर 1879 में विलियम उंट ने भी प्रयास किए। विलियम उंट 1879 में प्रयास किए। 1879 में विलियम उंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर की। मनोविज्ञान की कार्यों की गति दी। वर्तमान में इस कार्यशाला को मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। यह मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से सुविख्यात है। यह समय ऐसा था जिसमें मनोविज्ञान जगत को एक नवीन दिशा दी। विलियम वुंट के समय मनोविज्ञान मूल रूप से अंतर्निरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन मीसेट की सहायता से मन की संरचनाओं का अध्ययन करते थे और इन्हें संरचनावादी मनोवैज्ञानिक कहा गया। इसी यात्रा के क्रम में अन्य अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला की स्थापना की जिसका नाम कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स थी। इस प्रयोगशाला में कार्य करते हुए इन्होंने प्रकार्यवादी उपागम का विकास किया यानी फंक्शनलिज्म अप्रोच का विकास किया। इसी के प्रभाव स्वरूप विलियम जेम्स को मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकार्यवाद की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। प्रकार्यवादी विचारधारा के पश्चात 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक वर्ष 1910 में मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय का उदय हुआ और वहीं 1920 में समग्रतावादी संप्रदाय का उदय हुआ। मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों के प्रभाव में भारत में भी आया और इसके परिणामस्वरूप कलकत्ता विश्वविद्यालय में वर्ष 1916 में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना हुई। भारत के तत्कालीन कलकत्ता विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग को भारत के सर्वप्रथम मनोविज्ञान विभाग में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना का गौरव प्राप्त हुआ। प्रोफेसर नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता जो विलियम उंट के शिष्य थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित मनोविज्ञान के सर्वप्रथम अध्यक्ष पद पर उत्तरदायित्व स्वीकार किया। इसी के संबंध में डॉक्टर मॉन्टेसरी का विचार है कि पाठशाला को बच्चे के स्वतंत्र प्राकृतिक अभिव्यक्तियों की अनुमति देनी चाहिए यदि उसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करना है तो। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने जिस प्रकार शिक्षण पद्धति का प्रतिपादन किया उसमें कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और भाषा की शिक्षा पर अधिक बल दिया। इस दिशा में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जो कार्य हुए उनमें इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक सली, कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इन्होंने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की और बाल अध्ययन के आंदोलन में जन्मदाता हल द्वारा चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एवं चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना मुख्य रूप से की। इन सभी के आधारों पर मुख्य रूप से
20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में ही बाल विकास की दिशा में व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत हुई। इस कारण से क्रू एंड क्रू ने इस काल को बालक की शताब्दी कहा। यही वह समय है जब बाल विकास के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के संबंध में अलग अलग मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री एवं जीव वैज्ञानिक आदि ने अध्ययन तीव्र गति से की और प्रगति शिक्षा की अवधारणा का विकास हुआ। वहीं दूसरी ओर नई नई शिक्षण पद्धतियों के साथ ही बहुआयामी योग्यताओं के मापन के भी प्रयास होने लगे। इसी क्रम में स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तथा वाइगोत्स्की का बहुचर्चित सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत विशेष रूप से चर्चित रहा। दोनों ही संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने विचार में कहा कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ या संज्ञान का विकास स्वयं करते हैं। इस संदर्भ में इन्होंने विस्तृत अवधारणा को प्रस्तुत की, जबकि वाइटोगस्की का विचार है कि बच्चों में होने वाली मानसिक संक्रियाओं के विकास में संस्कृति और अंतर्व्यक्तित्व संवाद की विशेष भूमिका होती है। अंतर्व्यक्तित्व संवाद के माध्यम से बच्चा भाषात्मक संरचना तथा अन्य प्रतीकात्मक तथ्यों यानी सिंबॉलिक नॉलेज को जानकर अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाता है। वर्तमान समय में हम 21वीं सदी के प्रारंभिक दशकों के दौरान इस दिशा में कुछ कार्य का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और अन्य कुछ महत्वपूर्ण प्रयास जो कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका को सुविधा प्रदान करते हैं। और इसके बाद हम लोग किंडरगार्टन प्रणाली के बारे में जानेंगे। खेल विधि पर आधारित किंडरगार्टन विधि या प्रणाली। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रणेता यानी स्थापना करने वाले फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रोबेल हैं। अनेक विद्वान विद्यालय को बच्चों की वाटिका कहते हैं, लेकिन फ्रोबेल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि बच्चों की स्वतंत्र क्रियाओं का समर्थन किए जाने के कारण इसे क्रियावादी सिद्धांत भी कहते हैं। स्वतः एवं सतत विकास शाश्वत एवं प्राकृतिक रूप में होता है। ऐसा माना जाता है कि फ्रोबेल के विचारों पर लाइबनिज के जैविक विकास के सिद्धांत का अत्यधिक प्रभाव पड़ा होगा। लाइबनिज के जैविक विकास के सिद्धांत का प्रभाव फ्रोबेल के अवधारणा पर है। लाइबनिज का जैविक सिद्धांत क्या है? इसमें लाइबनिज ने कहा है कि जिस प्रकार बीज एक संपूर्ण वृक्ष की प्रकृति स्वयं में निहित रखता है, उसी प्रकार शिशु मनुष्य के रूप में निहित होता है या रहता है। जिस प्रकार अनुकूल वातावरण पाकर बीज स्वतः ही अभिवृद्धि को प्राप्त करता है और वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार शिशु को भी उचित वातावरण मिलने पर मनुष्य बन जाता है। फ्रोबेल ने अपनी किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षण विधि को खेल विधि पर आधारित किया। उनका यह कहना है कि खेल द्वारा बच्चे सीखते हैं। इसके तीन रूप होते हैं। पहला सॉन्ग यानी गीत से, दूसरा गेस्चर यानी गति द्वारा, और तीसरा कंस्ट्रक्शन यानी रचना। इन तीन रूपों के द्वारा बच्चे का विकास होता है। जैसे बच्चे लय के साथ गाने का प्रयास करते हैं और उसमें गति भी होती है, और अभिनय द्वारा स्पष्ट करने का भी प्रयास वे करते हैं। धन्यवाद।